अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईज बीजादा इन वॉशिंगटन। 29 नवंबर 2023 के दिन को पाकिस्तान में ख़त्म हुए हुए कुछ घंटे गुजर चुके हैं। आधी रात के आगे का वक्त है। सारे दिन की डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। जो कुछ अदालतों में होना था वो हो चुका है। जो बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स आनी थी वो आ गई। उनके खिलाफ जो काउंटर स्टेटमेंट्स थी वो आ गई। टेलीविजन का तबसरा हो गया। और फ़ायदा ये है कि हमारे सामने एक ब्रॉडर बिगर पिक्चर है जिसका हम एनालिसिस कर सकते हैं। इन सारी डेवलपमेंट्स को देखने के बावजूद ये मानना पड़ेगा, और शायद आप मुझसे इत्तेफाक करें, कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान की सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वो है जहां इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर खान को नॉमिनेट किया है एज द इंटरिम टेम्पररी चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जहां उन्हें इलेक्शन कमीशन मजबूर कर रहा है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए जाएं, उसके लिए उन्होंने नॉमिनेशन की। बैरिस्टर गौहर खान को ही क्यों नॉमिनेट किया है, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। बहुत नाम उनके सामने रखे गए थे और बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ थी, बहुत स्पेकुलेशन थी। एक बहुत बड़े इंसाइडर जो है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के, उन्होंने मुझसे ये कहा कि मैं हैरान हूं कि खान जेल में भी उसकी इतनी पॉलिटिकल जजमेंट थी, इतनी स्मार्टनेस का, इतनी सकेसिटी का इमरान खान ने मुजाहरा किया है कि चौधरी निज़ामुद्दीन और उनके तमाम हरकारे जो हैं वो दंग रह गए। उनकी तमाम चालें जो उन्होंने एंटिसिपेट की थी, जो सड़कों पर मुजाहरे करवा रहे थे अलीमा खान वर्सेस बुशरा बीबी, वो सारे के सारे जो हैं वो धरे रह गए और खान ने एक मास्टर स्ट्रोक जो है वो प्ले की है। इस इनसाइडर का कहना यह है कि जेल के अंदर जब इंसान होता है तो वो बड़ा इनकम्युनिकाडो होता है। बहुत से फैक्ट्स, बहुत सी हकीकतें, बाहर क्या हो रहा है उसके सामने नहीं होता, उसको एग्जैक्ट पिक्चर नहीं होती। लेकिन उसके बावजूद खान ने इतना इंटेलिजेंट फैसला कैसे कर लिया, इनका ये कहना है। मैं इसकी एक्सप्लेन करता हूँ, इसका एनालिसिस आपके सामने लेके आता हूँ। लेकिन इससे पहले कि हम आगे चलें, कुछ और भी डेवलपमेंट्स हैं दिन की। मैं समझता हूँ वो डेवलपमेंट इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, रीजनल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। जहां न्यूयॉर्क के अंदर अमेरिकन अथॉरिटीज ने एक हिंदुस्तानी शहरी जिसका नाम नहील गुप्ता है उसे इंडाइट किया, उस पर फर्द जुर्म आयद की है एक सिख मिलिटेंट को कत्ल करने की साजिश के हवाले से। लेकिन ये बात इतनी सादा नहीं है। निखिल गुप्ता जो है वो इस वक्त चेक रिपब्लिक में गिरफ्तार है, जहां अमेरिकन इंटेलिजेंस के टिप ऑफ पे, इशारा करने पे, अमेरिकी हुकाम के कहने पे उसे गिरफ्तार किया गया और अब उसे अमेरिका एक्स्ट्राडाइट किया जाएगा ताकि वो इस केस का सामना कर सके। चंद दिन पहले अमेरिकी हुकूमत ने खबर भी लीक की थी कि उन्होंने जून में ही हिंदुस्तान की हुकूमत को, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की हुकूमत को वार्न किया था कि सिखों के कत्ल के हवाले से जो साजिशें की जा रही हैं उस हवाले से उनको वार्न किया था, उनको टिप ऑफ किया था और हाई लेवल पे उनसे डिस्कशन की थी। इस इंडाइटमेंट में अभी तक उस हिंदुस्तानी ऑफिशियल का नाम जो है अमेरिकन हुकाम ने लीक नहीं किया, जिसने निखिल गुप्ता को एक लिस्ट दी थी सिख एक्टिविस्ट को कत्ल करने के लिए अमेरिकन सॉइल पे या शायद कैनेडियन सॉइल के ऊपर भी। और निखिल गुप्ता ने इसके लिए असैसन, कातिल जो है, उजरती कातिल, जो हायर्ड असैसन होते हैं, जो मर्सनरी होते हैं, उनको हासिल करने का वादा किया था। और एक उन्होंने डील की $1 लाख की एक उजरती कातिल के साथ, प्रोफेशनल किलर के साथ। बदकिस्मती ये हुई नखील गुप्ता के साथ कि वो जिसके साथ उन्होंने $1 लाख की डील की थी वो एक अमेरिकन अंडरकवर एजेंट था, ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी डीए का, जिसको $15,000 एडवांस पेमेंट की गई और उसकी सारी रिकॉर्डिंग जो है वो कर ली गई। और वो एडवांस पेमेंट की बाकी $85,000 बाद में देने थे कत्ल होने के बाद। और उस स्टेज के ऊपर नखील गुप्ता ने डीईए के अंडरकवर एजेंट को ये भी कहा कि हमारे पास बहुत से टारगेट्स हैं, इसका मतलब है कि खासा बिजनेस जो है हम कत्ल गारत का कर सकते हैं अमेरिकन सॉइल के ऊपर। अब इससे पहले आपको याद है कि चंद हफ्ते पहले कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने भी हिंदुस्तान के ऊपर ये इल्जाम लगाया था कि हरदीप सिंह निजार का जो कत्ल कनाडा में हुआ, टोरंटो में मेरा ख्याल है, उसके अंदर भी हिंदुस्तानी डिप्लोमेट्स और एजेंट्स जो हैं वो मुलव्वस थे। उस वक्त हिंदुस्तान ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया था क्योंकि ज़ाहिर है कनाडा को हिंदुस्तान इतनी बड़ी ताकत नहीं समझता, तो हिंदुस्तान ने कनाडा के ऊपर बाकायदा हमला कर दिया। अगर कनाडा का बॉर्डर हिंदुस्तान के साथ होता तो शायद चढ़ाई कर देते। लेकिन अमेरिका के केस में हिंदुस्तानियों ने खासे ह्यूमिलिटी का मुजाहरा किया है और ये कहा, शोर तो मचा रहे हैं लेकिन ये कहा है कि हम इसको एग्जामिन करेंगे, इसको देखेंगे। ये और बात है कि शोर वो बहुत मचा रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। लेकिन मैं जिस चीज़ को बहुत परेशानी से देखता हूं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान, ये दोनों की हुकूमतों ने अब ये एक सिलसिला चल निकला है कि आप नॉर्थ अमेरिकन सॉइल पे और ब्रिटिश सॉइल के ऊपर कत्ल करवा सकते हैं। ब्रिटिश सॉइल पे कत्ल करवाने के हवाले से भी हिंदुस्तान पे इससे पहले इल्जामात लगे हैं। और चंद दिन पहले ही बैरिस्टर शहजाद अकबर, जो इमरान खान के एडवाइजर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी जार उनको कहा जाता था, उनके ऊपर जो एसिड तेजाब फेंकने का वाकया कहीं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के इलाके के करीब हुआ है, उसकी तफसीलात मैं आपसे पहले एक वीलॉग में शेयर कर चुका हूँ। और वहां पर ब्रिटिश पार्लियामेंट्री जो मेंबर पार्लियामेंट हैं वो इस इशू को उठा रहे हैं। ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी के साथ भी, ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी इस पर क्वेश्चन आंसर में सवाल उठेगा। इससे ब्रिटिश होम सेक्रेटरी जो हैं
मेरा ख्याल जेम्स क्लेवरली, उनके सामने भी इसको उठाया गया। अभी तक लॉर्ड कैमरॉन, जो डेविड कैमरॉन है, जो इस वक्त नए फॉरेन सेक्रेटरी हैं बरतानिया के, उनसे ब्रिटिश मेंबर पार्लियामेंट ये डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को बुलाकर पाकिस्तान की हुकूमत से बाकायदा इस चीज़ के ऊपर, इस इशू को रेज करना चाहिए। मुझे परेशानी ये हो रही है कि पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर और पाकिस्तान के इदारों पर ऐसे इल्ज़ाम तो गुज़श्ता चंद बरसों से लगते रहे हैं। कनाडा में करीमा बलोच के कत्ल के हवाले से, स्वीडन में एक कत्ल के हवाले से, अजरबैजान या सेंट्रल एशिया में किसी रिपब्लिक के हवाले से, और ये इल्ज़ामात अक्सर हिंदुस्तानी पब्लिकेशंस में हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस की तरफ से इनको बहुत प्रोनाउंस शक्ल से सामने लाया गया कि पाकिस्तान के इदारे जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं इस कत्ल गारत के लिए। लेकिन हिंदुस्तान को क्या हो गया? हिंदुस्तान से ये एक्सपेक्टेड नहीं था, बिकॉज हिंदुस्तान को मैं हमेशा उन 4 बड़ी ताकतों में, आपको याद होगा मेरे वीलॉग्स में मैं शुमार करता हूं, जो दुनिया का एक इस वक्त ग्लोबल ऑर्डर है उसका प्लेयर है। हिंदुस्तान उस तरह की हरकतें करे जिन हरकतों का इल्ज़ाम वो पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों पे लगाते रहे हैं, ये बात बहुत अजीबोगरीब है। खास करके इसलिए भी कि सिख एक्टिविज्म जो है, जो सिख शोर मचाते हैं, जो एक्टिविज्म है, उसकी अब कोई इतनी बड़ी स्ट्रेटेजिक थ्रेट हिंदुस्तान के लिए है नहीं। माना 1980s के अंदर, 1990s के अंदर जो पहले 20 बरस थे, जब गोल्डन टेम्पल पे हमले के बाद ये जो सिख मूवमेंट थी, उस वक्त हिंदुस्तान के लिए खासी परेशानी का ये बायस हो सकता था। लेकिन आज ऑलमोस्ट क्वार्टर सेंचुरी के बाद ये कोई बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक थ्रेट नहीं है। ये अगर न्यूसेंस है भी तो इसको हिंदुस्तानी बहुत और तरह से मैनेज कर सकते हैं। और अगर ये सिख एक्टिविस्ट अमेरिका या कनाडा के सॉइल में वाकई कोई टेररिज्म कर रहे हैं तो उनकी बहुत सी एविडेंस जो है हिंदुस्तानी हुकूमत पे इंस्टेकिंगली प्रोवाइड कर सकती है यहाँ की हुकूमतों पर। यहाँ की सॉइल से बैठ के किसी के लिए दहशतगर्दी करना मुमकिन नहीं है। मेरा एनालिसिस ये है कि हिंदुस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है 2014 के बाद जो आई है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की और आरएसएस बीजेपी की जो हुकूमत है, ये इसका जो एटीट्यूड है दुनिया को डील करने का, ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, बहुत ज्यादा मस्कुलर है। उन्होंने इसी एग्रेसिवनेस और इसकी मस्कुलर तरीके से पाकिस्तान को भी डील किया है, जिससे बिल्कुल भी हिंदुस्तान के लार्जर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे नहीं होते। अगर हिंदुस्तान के लार्जर ऑब्जेक्टिव्स पाकिस्तान को को ऑप्ट करना है तो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर शदीद सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी पैदा की है, जिसमें वो को ऑप्शन जो है वो नहीं कर सकते। बहरहाल ये एक मेरा इसके हवाले से कॉमेंट है। और आप में से बहुत से लोग जो है अक्सर लिखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैं समझता हूँ इस मौके पे आप में से जो लोग बरतानिया के अंदर हैं, कनाडा के अंदर हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में, आप लोग कम से कम 30-40 मिनट लगा के एक सफ़े के ऊपर 3 पैराग्राफ का अपने अपने लोकल जो मेंबर पार्लियामेंट हैं या आपके कांग्रेसमैन हैं जिनके साथ आपका एक ताल्लुक है, उनको एक आप छोटा सा खत लिख सकते हैं और उन्हें पॉइंट आउट कर सकते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तरफ से, बेशक आप हिंदुस्तान का ना लिखें, आप लिखें कि पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत पर जो मसलसल ये इल्ज़ाम लग रहे हैं, हम उसके बारे में बड़े कंसर्न हैं। उसमें एक अखबार का तराशा काटें, एक शहीद अरशद शरीफ की खबर काटें न्यूयॉर्क टाइम्स की, एक अभी बैरिस्टर शहजाद अकबर के ऊपर जो हमला हुआ है उस पर बीबीसी की या इंडिपेंडेंट अखबार की खबर काटें, वो साथ लगाएं, उसको कहें मैं हमने ये इंक्लूड किए हैं और हम बड़े कंसर्न है इस हवाले से और हम चाहते हैं कि आप हमारे एज मेंबर कांग्रेस या हमारे मेंबर पार्लियामेंट इस इशू को हुकूमत के साथ उठाएं कि बरतानवी सॉइल के ऊपर, अमरीकी सॉइल के ऊपर और कैनेडियन सॉइल के ऊपर इस किस्म की जो हमले हैं इसकी कोई इजाजत नहीं दी जा सकती और इस पे यहाँ की हुकूमतों को बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड जो है वो लेना चाहिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं। बिकॉज मैं देखता हूँ लोग कहते हैं जी हमें बताएं हम क्या कर सकते हैं, तो आप बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इसमें कोई $1,00,000 आपको नहीं खर्चने, इसमें आपको सिर्फ 30 मिनट से लेके 1 घंटे तक का वक्त लगाना है। इंटरनेट पे जाएं, प्रिंट करें, टाइप करें, साथ अपना एक लेटर लिखें, 2 पैराग्राफ लिखें, इसमें लंबी चीज लिखने की जरूरत नहीं है। और कोई यहाँ पे 10 डाउनिंग स्ट्रीट को या अमेरिका के सदर को खत लिखने की जरूरत नहीं है। आपको अपने उस लोकल कांग्रेसमैन को, अपने लोकल सेनेटर को जिसके साथ आपका ताल्लुक है, कभी ना कभी ताल्लुक रहा है, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड है, उसको एक खत लिखें। बरतानिया में मेंबर पार्लियामेंट को लिखें, कनाडा में मेंबर पार्लियामेंट को लिखें, अमेरिका में कांग्रेसमैन को लिखें। ये एक डेवलपमेंट इंटरनेशनल हवाले से। अब हम वापस आ जाते हैं पाकिस्तान में, जहां नॉमिनेट कर दिया है गौहर खान को, बैरिस्टर गौहर खान को इमरान खान ने। इस मौके के ऊपर, अच्छा इससे पहले जो कंट्रोवर्सी हुई थी, मेरा उसमें मैं थोड़ा सा उसको कनेक्ट कर लूं। पिछले वीलॉग के अंदर जहां शेर अफजल खान मरवत जो है, उन्होंने, मैंने कहा था कि जंपिंग द गन है, और उस वक्त भी मैंने आपको कहा था कि पैराडॉक्स ये है कि शेर अफजल मरवत ने जो कहा वो सही भी है और जो उन्होंने किया वो गलत भी है। सही इस हद तक है जो आपके सामने आ चुका है कि इमरान खान ने माइंड बना लिया था कि उन्हें किसी को नॉमिनेट करना होगा। उस वक्त तक उसके कुछ देर के बाद नाम भी आ चुका था गौहर खान साहब का सामने, लेकिन आज के दिन में एक प्रेस टॉक की जनाब अली जफर साहब ने, बैरिस्टर अली जफर ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की बिल्डिंग के बाहर खड़े होकर, जहां उन्होंने इमरान खान की एक स्टेटमेंट और एक कोट को भी उन्होंने प्रोड्यूस किया। लेकिन मैं मरवत साहब वाली वाकये के साथ थोड़ा सा अगर मैं कनेक्ट कर लूं,
मरवत साहब कह तो ठीक रहे थे, जैसा मैंने पिछले दिन भी आपको कहा कि इमरान खान असूली तौर पे फैसला कर चुके हैं, और फिर तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने पीटीआई ऑफिशियल के ऊपर उसको जो नेगेट किया, उसकी भी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको समझाई थी कि सर्टेन डिसिप्लिन है चीज़ों को करने का, और उस डिसिप्लिन की जो वायोलेशन की शेर अफजल मरवत ने, वो मुनासिब नहीं थी। वो जो उनको यानी एक जिस तरह से आज बैरिस्टर अली जफर ने इसको प्रेस टॉक में इसका ऐलान किया, यही तरीका है सियासी जमातों को, ऑर्गेनाइजेशन को, तंजीमों को इसी तरह से रिएक्ट करना होता है, उन्हें इसी तरह से अपनी पोजीशन सामने रखनी। यही वो डिसिप्लिन है, यही वो एक कंट्रोल है जिसकी जरूरत होती है कुछ चीजों को अचीव करने के लिए। बहरहाल चले, जो हुआ वो हुआ, और अब ये फैसला हो चुका है। इस मौके पे बैरिस्टर अली जफर ने जो स्टेटमेंट भी एक इमरान खान साहब की तरफ पड़ी, जिसके 4 पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट। पहली बात यह है कि इमरान खान साहब का कहना है कि मैं इस वक्त इस स्टेज के ऊपर इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अंदर इंटरेस्टेड नहीं हूं, ये मेरा कंसर्न ही नहीं है। मैं इंटरेस्टेड हूं जनरल इलेक्शन के अंदर। जनरल इलेक्शन में मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी चीज हो जिसमें कि हमारा जो सिंबल है बैट का, बल्ले का, वो रह जाए, या हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें आज़ाद होना पड़े, उनकी कैंडिडेचर या उनकी नॉमिनेशन के लिए कोई मसला हो, या इलेक्शन में कोई और किस्म का मसला हो। उन्होंने ये कहा कि जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन में मैं पार्टिसिपेट करूंगा फॉर चेयरमैन, जब मेरा तोशा खाने का केस जो है वो क्लियर हो जाए। अब हम आ जाएं तो इससे पहले कि क्यों उन्होंने नॉमिनेट किया, तोशा खाने का थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको ये बताया था पहले, और बड़ी उसमें कंफ्यूजन थी और ख्याल भी था कि आज के दिन में उनकी एक पिटिशन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच के सामने लगेगी, जिसको लीड कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑनरेबल जनाब आमिर फारूक साहब, और उनके साथ हैं जनाब तारिक महमूद जहांगीरी साहब। वो आज नहीं लगी, वो कल लगी। लेकिन यहाँ पर भी एक कंफ्यूजन है। मैंने बहुत से वकला से पूछा, अक्सर क्लियर ही नहीं थे इस मामले में। जो चीज़ लग रही है वो पिटिशन नहीं है जहां इमरान खान ने सेंटेंस को क्वॉश करने की पिटिशन की हुई है, वो लगी ही नहीं है, उसको लगाया ही नहीं जा रहा। जहां पे वो कहते, क्योंकि उनकी पहले उनका नहीं, सेंटेंस तो उनका क्वॉश हो चुका था, कन्विक्शन को क्वॉश करने की जो पिटिशन है वो लग ही नहीं रही। ये फाइनली मैंने कंफर्म किया उनके एक वकील से। अलबत्ता जो चीज कल लग रही है इस डिविजनल बेंच के सामने, वो उनकी वो सिविल मिसलेनियस है, जहां ऑर्डर को क्वॉश करने की बात की गई है। दोनों में क्या फर्क है मैं इसको ठीक तरह से नहीं समझ सकता, ये एक लीगल जार्गन इशू है। लेकिन यहां पर भी एक्सपेक्टेड है कि अगर ऑर्डर क्वॉश हो जाए तो इमरान खान जो है उनको इस केस से एक तरह से रिहाई मिल सकती है। ये हो नहीं पाएगा क्योंकि इस बेंच के अंदर अगर तो 2 डिफरेंट किस्म के तारिक महमूद जहांगीरी साहब के साथ यहाँ पे बाबर सत्तार साहब होते, यहाँ पे मियां गुल हसन औरंगजेब होते, या समन रफत होती, तो कुछ आप अंदाजा लगा सकते थे। लेकिन यहाँ तो चूंकि आमिर फारूक साहब हैं तो मुझे कुछ यकीन नहीं है कि कोई ऐसी रिलीफ यहाँ पे मिल सकेगी। और मैं समझता हूँ कि यही वो कंसिडरेशन, कैलकुलस और कैलकुलेशन है जिसकी बुनियाद पे कोर कमेटी ने और इमरान खान ने अल्टीमेटली ये फैसला किया कि हमें इस स्टेज के ऊपर बैरिस्टर गौहर खान ही को नॉमिनेट करके इंटरम लेवल पे बात को आगे चलाना चाहिए। ये हो गई बात। अब आए कि गौहर खान को क्यों नॉमिनेट किया, और अलीमा खान को, अपनी जो हमशीरा है अलीमा खान को, और अपनी अहलिया जो है बुशरा बीबी को क्यों उन्होंने नॉमिनेट किया। जैसे कि आपको याद होगा कि गुज़िश्ता 24-36 घंटे के अंदर फैसल वाडा साहब जो है वो टेलीविजन प्रोग्राम में अपीयर हुए, जहां उन्होंने बहुत ही, यानी इसे कहते हैं ना कि बहुत ही कॉन्फिडेंस से, बहुत ही एतमाद से उन्होंने कहा कि अभी आप देखने वाले हैं कि अभी लीडरशिप की एक लड़ाई जो है वो तहरीक इंसाफ के अंदर शुरू होने वाली है। और सड़कों के ऊपर आप देखेंगे कि अलीमा और बुशरा के जो क्राउड है वो एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होंगे। और उस पर रऊफ क्लासरा साहब के साथ वो बात कर रहे थे। रऊफ क्लासरा साहब ने बहुत ही हैरत से उन्हें कहा कि आप तो बातें करते हैं, बाद में सही हो जाती हैं, लेकिन आप तो इस तरह से कह रहे हैं जैसे ये डन डील है, हमने कोई ऐसी चीज देखी नहीं है अभी तक। उस पर उन्होंने कहा कि एक स्मग कॉन्फिडेंस था फैसल वाडा साहब के चेहरे पे। उन्होंने कहा कि ये हो गया है, बिल्कुल अभी आप देखने वाले हैं, अभी सड़कों पर ही होने वाला है। तो और आपको ये भी पता है कि जब बुशरा बीबी पहुंची अदालत में एक मुकदमे की पैरवी करने के लिए, तो वहाँ एक मुजाहरा जो है वहाँ पे करवाया गया, और मुजाहरे के हवाले से अलीमा खान ने बहुत सी मीडिया को मैसेजेस भेजे तस्वीरों के साथ, जहाँ उन्होंने बताया कि किस तरह से एक अफसर जो है बड़े साफ सुथरे कपड़ों में शेवन अफसर वहाँ फिर रहा था और वो मुजाहरा ऑर्गेनाइज कर रहा था। ये जो मुजाहिरीन थे 10-15-20 2 दर्जन के करीब, इन्होंने प्लेकार्ड उठाए हुए थे जिसमें ये मुतालबा किया जा रहा था कि तहरीक इंसाफ की चेयरमैन और लीडरशिप जो है वो बुशरा बीबी के पास होनी चाहिए, और हमें अलीमा खान नामंजूर है। ना अलीमा खान को कोई बना रहा था, ना उनका नाम टिप ऑफ हुआ था, ना बुशरा बीबी का मसला था, लेकिन ये जानबूझ के झगड़ा खड़ा कर रहे। मैंने थोड़ा सा कल भी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि इसकी क्या वजह थी। इसको ज़हन में रखें कि इमरान खान को पार्टी की पोजीशन से हटाना तो एक बहुत बड़ा बुनियादी फंडामेंटल गोल था जिसपे कई महीनों से काम हो रहा था। तो साथ ही हटाने वालों ने, चूंकि हर किस्म के हथकंडे उन्होंने इसके लिए इस्तेमाल किए, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कैलकुलेशन भी अपने यकीन की भी थी कि इमरान खान किसको नॉमिनेट करेंगे।
انہیں اندازہ ہے اچھا جو بھی جس کو بھی وہ نامینیٹ کریں گے. اب اگر گوہر خان نامینیٹ ہو گئے تو جنہوں نے یہ دھکا مارا ہے نامینیشن کے لیے, انہوں نے آگے اس چیئرمین کے اوپر بھی پریشر ڈالنا ہے, اور جس طرح سے میجر عادل راجہ کہتے ہیں کہ اس چیئرمین سے انہوں نے اس ریگڈ الیکشن کی ایکسیپٹیبلٹی منظوری کروانی ہے, جس کے بغیر الیکشن اور اس کا سیاسی ڈھانچہ کھڑا نہیں ہو سکے گا. ذہن میں یہ بھی رکھیے کہ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وارن کیا بڑا سخت تمام میڈیا کو, ٹیلی ویژن چینلز والا کو کہا کہ ہم پیمرا کے پاس جائیں گے, ان چین پہ لا دیں گے ٹیلی ویژن چینل کی, جو یہ کہتے ہیں کہ الیکشن ڈیلے ہو سکتا ہے. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کہنا ہے کہ الیکشن میں کسی قسم کا ڈیلے نہیں ہے, تمام کاغذ تمام ڈاکومنٹیشن 30 نومبر تک جو ہے لسٹیں شسٹیں سب بن جائیں گی, اور اگر کوئی ایسی بات کرے گا تو ہم اس کے خلاف قانونی کارروائی جو ہے وہ کریں گے. تو اس الیکشن جو ہونا ہے, اس الیکشن کے نتائج کی ایکسیپٹیبلٹی کے لیے جو چیئرمین ہے تحریک انصاف کا, اس کا ایک بڑا کلیدی رول ہوگا. یہ کم از کم ایک پوائنٹ ہے, اور یہ کیا کرنا چاہتے ہیں چیئرمین سے ہمیں معلوم نہیں. تو انہوں نے ایک کیلکولیشن کی کہ عمران خان نے بھی اپنی کیلکولیشن کی ہے کہ میں جس کسی کو بھی چیئرمین لگاؤں گا اسے اسٹیبلشمنٹ پکڑ لے گی, اس پہ اثر انداز ہوگی. اور ان کی کیلکولیشن یہ تھی کہ عمران خان جو ہیں وہ چیئرمین اپنی بہن علیمہ خان کو لگائیں گے, یہ بہت انہوں نے کوئی اور تیر مار لیا تو بشرا کو لگائیں گے, بشرا بی بی کو لگائیں گے, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. میکنگ دس ججمنٹ اینڈ انڈرسٹینڈنگ, انہوں نے سڑکوں کے اوپر وہ مظاہرے کروانے شروع کر دیے اور ٹیلی ویژن پروگرام کروانے شروع کر دیے. لوگوں کو باقاعدہ بلایا گیا ٹیلی ویژن پروگرام میں اس حوالے سے تبصرے کرنے کے لیے. اور ساتھ ہی آپ نے دیکھا کہ وہ بھی نمودار ہو گئے. اکبر ایس بابر صاحب بھی نمودار ہو گئے, ان کی بھی اسٹیٹمنٹ آ گئی, اس کو ڈان میں باقاعدہ ایک نیوز سٹوری کے طور پہ پبلش کیا گیا. یہاں مجھے تھوڑی سی اپالوجائز کرنی ہے, میں نے کل ذرا جوش خطابت کے اندر اکبر ایس احمد بھی میرا خیال میں نے یہاں پہ کہہ دیا, اور مجھے بعد میں اکبر ایس احمد صاحب کا پیغام ملا کہ بھائی آپ نے مجھے منافق کہہ دیا ہے عمران خان کے خلاف. میں کہاں فٹ ہوتا ہوں اس پوری پکچر میں, تو آئی مسٹ اپالوجائز. وہ بس بولتے اس لیے میں نے نیچے دیکھ کے دیکھا ہے کہ چونکہ میرے ذہن میں جب نام آتا ہے تو اکبر ایس احمد کا آتا ہے, دی آتھر, دی فلاسفر, اور وہاں پہ اصل نام ہے اکبر ایس بابر. اکبر ایس بابر صاحب کی بھی باقاعدہ اسٹیٹمنٹ جو ہے اخبارات کے اندر چھپائی گئی. اچھا, اس سارے سرکمسٹانسز کے اندر جہاں ان کی کیلکولیشن یہ تھی کہ علیمہ کو بنائیں گے, عمران خان نے ان کی تمام امیدوں کے اوپر جو ہے کیا پھینکا, پتہ نہیں گرم تیل پھینک دیا, ٹھنڈا پانی پھینک دیا, برف پھینک دیا. دس از ون پارٹ آف دا کیلکولس. اب آ جائیں کہ بیرسٹر گوہر خان کی کیا کوالیفیکیشن. بیرسٹر گوہر خان سے بڑا تعلق رہا ہمارا, کیونکہ بیرسٹر اعتزاز احسن کی چیمبرز میں تھے, اور اعتزاز احسن صاحب کا چونکہ ہم نے ٹی وی کا اکثر انٹرویو کرنا ہوتا تھا, میں نے تو ان کے ساتھ میگزین کے لیے بڑے انٹرویو کیے, بڑے ڈیٹیل. تو بیرسٹر گوہر جو ہے وہ اکثر ان کے تھرو بات ہوتی تھی, اور کوارڈینیشن جو ہے اسلام آباد کے آفس میں ان کے تھرو ہوتی رہی. بہت ہی شریف النفس شخص ہیں, بہت پڑھے لکھے ہیں, بڑے لوگ کی ان کی پرسنالٹی ہے, اور عمران خان نے خاصی سوچ سمجھ کے یہ ججمنٹ کی ہے. انہیں یہ احساس ہے, ان کی یہ کیلکولیشن ہے کہ بیرسٹر گوہر کے اوپر وہ اعتماد کر سکتے ہیں, اور بیرسٹر گوہر جو ہے انہیں بیٹرے نہیں کریں گے. ذہن رکھیے کہ عمران خان کے سامنے اور بھی بہت سے نام جو ہیں وہ رکھے گئے. اچھا, اب جو پریس ٹاک کی ہے آج بیرسٹر علی ظفر نے, تو وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ تھی, بیکاز بیرسٹر علی ظفر نے وہاں بہت لمبی پولیٹیکل ڈپلومیٹک ایکسپلینیشن دی. انہوں نے کہا بہت سے نام رکھے گئے, لیکن یہ کہ ہم چونکہ یہ پوزیشن جو رکھی گئی ہے چیئرمین کی, یہ بالکل ایک ٹیمپرری پوزیشن ہے, یہ ایک عارضی پوزیشن ہے, اور بہت سے اور جو امپورٹنٹ لوگ تھے تحریک انصاف کے اندر ان کی آلریڈی ایک فکسڈ پرماننٹ پوزیشنز ہیں, اور جس شخص کی ایک فکسڈ عہدہ اور پوزیشن ہے, ہم نہیں چاہتے تھے کہ اس کو وہاں سے ڈسپلیس کر کے ایک ٹیمپرری پوزیشن دی جائے. یہ تو ساری ایک اچھا ہے, یہ ڈپلومیٹک پولیٹیکل نوانس نیریٹو شیپنگ کے لیے اچھا, بہت اچھی طرح سے انہوں نے اس کو ہینڈل کیا. لیکن اصل وجہ ہے کہ عمران خان نے اس اسٹیج پہ کہا کہ عمران خان کے سامنے جب بہت سے نام رکھے گئے تو مجھے یہ پتا چلا ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میرے پاس ایک نام ہے, اور عمران خان نے اس پہ بہت سوچا ہوا تھا کہ میں کس کے اوپر, کون ایسا ہوگا جو چودھری نظام الدین صاحب کے بہت زیادہ دباؤ میں نہیں آئے گا. ہیونگ سیڈ دس, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. بیرسٹر گوہر کو جو ٹاسک دیا گیا ہے, جو ریسپانسبلٹی انہوں نے قبول کی ہے, یہ بہت آنر بھی ہے, وی مسٹ کنگریچولیٹ ہم, لیکن یہ بڑا مشکل چیلنج ہے, بیکاز اب آنے والے دنوں ہفتوں کے اندر بیرسٹر گوہر کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہوگا. ان سے بڑی امیدیں ہوں گی, ایکسپیکٹیشنز ہوں گی, لیکن ان کے اوپر بہت سے پریشرز آئیں گے جو تنظیمی بھی ہوں گے, مینجمنٹ کے بھی ہوں گے, ڈیسیجن میکنگ کے بھی ہوں گے. ہر وقت ان کو عمران خان تک ایکسیس نہیں ہوگی, اور پھر ان کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہوگا دوسری طرف سے اپنی مرضی کے فیصلے کروانے کے لیے. پرسنلی اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ جو کیا انہوں نے ڈیسیجن بالکل صحیح کیا, لیکن ان ٹرمز آف کہ جس کے اوپر وہ 100% ریلائی کر سکتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی پریشر کسی صورت ایکسرسائز نہیں ہوگا, تو وہ پھر صرف نام تھا علیمہ خان کا. اگر علیمہ خان کو وہ بناتے
اور میں بتاؤں گا کہ کیوں نہیں بنایا انہوں نے. تو اگر علیمہ خان کو وہ بناتے تو کم از کم یہ چیز جو ہے 100% کور ہو جاتی کہ علیمہ خان کو چاہے کوئی گرفتار کر لیتا، چاہے ان کے ساتھ کچھ بھی کرتا، اذیت کرتا. علیمہ، اور ان کو آسان بھی نہیں تھا یہ سب کچھ کرنا ان کے ساتھ، بیکاز وہ خاتون ہیں، عمران خان کی بہن ہیں، ان کو دباؤ میں لانا کوئی آسان کام نہیں تھا. تو وہ سب سے زیادہ اگر سیکیورٹی ہوتی انڈر دی سرکمسٹانسز میں، وہ علیمہ خان کی شکل میں ہوتی. تاہم اس مشکل گھڑی میں جب عمران خان کو اس کرائسس کا شکار کیا گیا تو بھی عمران خان نے ایک میسج بڑا کھلم کھلا دنیا کو دیا، پاکستان کے لوگوں کو دیا، میڈیا کو، ذرائع ابلاغ کو، جوڈیشل سسٹم کو، پورے پولیٹیکل ڈھانچے کو. انہوں نے اپنے خاندان کا بہن بھائی نہیں لگایا. یہ عمران خان ہی ہے جس نے اپنی پالیٹکس میں اپنی بہنوں کو کوئی عہدے نہیں دیے، اپنے بچوں کو لا کر فٹ نہیں کیا پاکستان کی پالیٹکس کے اندر، ان کو دورے نہیں کروائے. اور لیکن عمران خان نے کلیئر میسج دیا ہے کہ آئی ایم ناٹ فار دی ڈینسٹک پالیٹکس. اگر اسٹریٹجیکلی دیکھتے تو سب سے سیف ڈیسیجن علیمہ خان تھا، لیکن عمران خان کی پالیٹکس کا اسٹینڈ پوائنٹ یہ ہے کہ آئی ایم ناٹ فار دی ڈینسٹک پالیٹکس. وہ میسج انہوں نے بڑا کلیئر یہاں پر دیا. اب اس کو تھوڑا سا کنٹراسٹ کر لیں جناب محترم عزت مآب نواز شریف صاحب کے ساتھ. نواز شریف صاحب کے بھائی، نواز شریف صاحب خود تو 3-4 دفعہ جو بھی بنے، اب چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں. ان کے بھائی شہباز شریف صاحب 3-4 دفعہ پرائم منسٹر بنے، پنجاب کے چیف منسٹر بنے، ایک دفعہ پرائم منسٹر بھی بن گئے، ایک دفعہ اس سے پہلے بھی شاید بنے تھے پرائم منسٹر. ان کے اپنے سندھی جو ہیں جناب اسحاق ڈار صاحب، وہ بار بار پاکستان کے فائنانس منسٹر بن جاتے ہیں. ان کے ایک اور نیفیو کنن کت جو ہیں عابد شیری، وہ بار بار منسٹر بن جاتے ہیں. شہباز کے صاحبزادے جو ہیں حمزہ، وہ چیف منسٹر بھی بنے، وہ بھی بڑے امپورٹنٹ پولیٹیشین ہیں. اور ان کے دوسرے بھائی سلیمان جو ہیں، انہوں نے بہت زیادہ اپیرنٹلی فائنینشیل ڈیسیجن میکنگ کی ہے گزشتہ کچھ برسوں میں پاکستان کے اندر. اور مریم نواز کا تو ذکر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آج ہی کے دن میں جو نواز شریف صاحب کا میں نے ذکر کیا، ان کی جو کنوکشن ٹرائل کورٹ سے ہوئی تھی اکاؤنٹیبلٹی کی، اسے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک ڈویژنل بینچ نے، جسے ہیڈ کر رہے تھے جناب جسٹس عامر فاروق صاحب آنریبل، اور ان کے ساتھ تھے آنریبل جناب میاں گل حسن اورنگزیب، انہوں نے کنوکشن جو ہے وہ سیٹ اسائڈ کر دی ایون فیلڈ کے کیس کے اندر، ابھی العزیزیہ اسٹیل ملز کی رہتی. اب اس کی جو ڈیٹیلز اس طرح سے چھپی ہیں ڈان اخبار کے اندر کہ عدالت کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ بڑا فیصلہ کرنا پڑا، اور بڑی وہاں پہ بحث ہوئی ہے، بہت ہی لمبی ڈیٹیل وہاں پہ چھپی ہوئی ہے. حالانکہ آپ سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں پہ کسی قسم کا کوئی آپ کو شک نہیں تھا کہ عدالت نے فیصلہ وہی کرنا ہے، جو کہ ان کے پاس کوئی اور گنجائش نہیں تھی جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے. عدالت کو یہ بتایا گیا اور عدالت نے یہ تسلیم کر لیا کہ 1993 اور 1996 کے درمیان میں یہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ جو ہیں یہ خریدے گئے ہیں. اور عدالت نے یہ تسلیم کر لیا آج، اور عدالت کے سامنے بات ثابت کی گئی ہے نواز شریف صاحب کے وکلا کی طرف سے کہ نواز شریف صاحب کا ان ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، اور اس کو پروسیکیوشن ثابت نہیں کر سکی. اور کوئی پروف بھی ایسا نہیں ہے پروسیکیوشن لا سکی. نواز شریف صاحب کے وکلا نے ثابت کیا ہے کہ مریم نواز، حسن نواز اور حسین نواز جو ہے وہ کسی بھی طرح نواز شریف صاحب کے اوپر ڈپینڈنٹ تھے. یہ بات ہو رہی ہے 30 سال پہلے کی. اور نواز شریف صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ بھی چھپی ہے باہر نکل کے، انہوں نے اخباری نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا کہ میں نے تو اپنے تمام معاملات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے میں نے چھوڑ دیے ہوئے تھے. اس کو کیا کہیں گے آپ؟ نواز شریف صاحب نے اللہ تعالیٰ پہ معاملات کیا چھوڑے تھے کہ نواز شریف صاحب نے ہر دن اس کے اوپر محنت کی، ہر قسم کی سازش کی، ہر قسم کا جائز ناجائز کام انہوں نے کیا، اور پورے پاکستان کو انہوں نے ادھیڑ کے رکھ دیا. یہ جو کچھ پاکستان میں ہوا ہے گزشتہ 20 مہینے کے اندر، جہاں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ ایک ظلم و ستم کی داستان بن چکے ہیں، یہ نواز شریف صاحب کے کیسز ختم کرنے کی پوری کہانی ہے. پورے پاکستان نے نواز شریف صاحب کے کیسز ختم کرنے کی کاسٹ انہوں نے پے کی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کا پتہ نہیں کتنا رول ہے. اب مریم نواز سے ذرا آگے اس چیز کے اوپر آ جائیں. مریم نواز صاحبہ نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا کہ اسے کہتے ہیں انصاف ہونا، اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کی اور فائنلی انصاف ہو گیا. اب میں انصاف کا ایک دوسرا کنٹراسٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آج ہی کے دن میں گزشتہ 24 گھنٹے میں اسلام آباد کی ایک ڈسٹرکٹ عدالت جو ہے اس نے عمران خان کا جو ایک اپیل تھی زیبا چودھری والے کیس میں، جو ایک ایڈیشنل سیشن جج کی توہین کرنے کا یا ان کو تھریٹن کرنے کا الزام عمران خان پہ چل رہا ہے اگست 2022 سے. اور یہ میٹر ریفر بیک ہوا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، جہاں جسٹس بابر ستار کا خیال تھا کہ عمران خان نے معافی مانگ لی ہے، اسے ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. لیکن جسٹس محسن کیانی جو ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو بات غلط ہو جائے گی، اور یہ پھر دوبارہ ریفر ہو گیا تھا ایگزامن کرنے کے لیے ایک سیشن کورٹ میں. اس سیشن کورٹ کے جو جج ہیں مرید عباس صاحب، انہوں نے آج اپنے ریزرو فیصلے کا اناؤنس کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو اس کیس میں ایکویٹل جو ہے وہ نہیں مل سکتا. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جج صاحب نے یہ فیصلہ کیوں کیا، کیسے کیا. لیکن میں کچھ فیکٹس آپ کو بتاؤں کہ جب عمران خان نے تقریر کی تھی
लियाकत पार्क में अगस्त 2022 में, तो उस वक्त सूरत हाल ये थी कि डॉक्टर शहबाज गिल जो है, जिनको टॉर्चर का शदीद उनको शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, जिसकी एविडेंस एग्जिस्ट करती थी, और उसके बावजूद ये जो जज साहिबा थी, ये पाकिस्तान के हालात हमारे सामने घुमा रहा हूँ सारे, तो ये जो जस्टिस चौधरी, ये जो जज साहिबा थी ज़ेबा चौधरी, इन्होंने इसके बावजूद शहबाज गिल को दोबारा उसी पुलिसिंग यूनिट के और थाने के हवाले कर दिया था, जिस पे इमरान खान के ऊपर बड़ा प्रेशर था तहरीक इंसाफ की तरफ से। मैं ज़ाती तौर पे इससे वाकिफ हूँ कि इमरान खान पहले एक खास से रिजर्व होने का मुजाहरा कर रहे थे, लेकिन उन पर बहुत दबाव था कि आपको एक पोजीशन लेने की जरूरत है। और ये सारी रैली बेसिकली जिसको लेकर इमरान खान पहुंचे यहाँ पर लियाकत बाग में, ये बुनियादी तौर पर शहबाज गिल की रिहाई की डिमांड थी, जहां पर तकरीर करते हुए इमरान खान ने ये कहा कि जब हमारी हुकूमत आएगी तो जज ज़ेबा और ये पुलिस अफसर्स, हम तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेंगे। और ये 2 दफा उन्होंने इसका रेफर दिया, और ये बड़ा क्लियर था। दूसरे में तो उन्होंने लफ्ज भी इस्तेमाल किया शायद कानूनी। ये बड़ा क्लियर था कि इमरान खान कोई जज ज़ेबा को कत्ल करने की बात नहीं कर रहे, पुलिस अफसर्स के ऊपर कोई हमले कराने की बात नहीं कर रहे, बल्कि उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई, कानूनी एक्शन करने की बात कर रहे हैं। इससे ज्यादा बेतुका, वैसे तो सारे ही केसेस बेतुके हैं, लेकिन इतना वाहियात और बेतुका ये केस है जिसको चला रहे हैं। और इन केसेस के ऊपर जो सारी जुडिशियल इंपोर्टेंस है पाकिस्तान की, उसको आप देख लें। वैसे ऑन द फेस ऑफ इट जो कुछ हो रहा है ये बिल्कुल एक छोटा सा वाकया है, लेकिन मैंने आज जब इसको देखा तो मुझे एक बार फिर ख्याल आया कि पाकिस्तान में ये जो छोटा सा केस है जिसकी कोई अहमियत नहीं है अदरवाइज, ये शो करता है कि पाकिस्तान में किस हद तक कॉमन सेंस, रीजन और लॉजिक और मंतक जो है उसको शिकस्त हो चुकी हुई है, और किस तरह से पाकिस्तान का सिस्टम जो है वो महज कहीं एक डायरेक्शन से उसको जो इशारे आ रहे हैं उसके ऊपर पूरा सिस्टम जो है वो चल रहा है। कंक्लूजन में मैंने सिर्फ चंद जुमले बोलने हैं। देखिए, आज ये जो इमरान खान को अपनी चेयरमैनशिप जो है वो हैंड ओवर करनी पड़ी बैरिस्टर गौहर के हवाले से, और आगे इलेक्शन कमीशन कहता है कि इलेक्शन डेफिनेटली हो रहे हैं, इसको एक सेकंड के लिए भी ना भूलें कि ये 150 से ज्यादा जो केसेस इमरान खान पे बनाए गए हैं, जिसके अंदर करप्शन के केसेस हैं, तोशाखाने का केस है, साइफर का केस है, बगावत का केस है, दहशतगर्दी के केसेस हैं, कत्ल के केसेस हैं, फॉरेन फंडिंग केस है, इन सारे केसेस का सिर्फ एक बुनियादी मकसद है कि किस तरह से आप इमरान खान को इलेक्शन में खड़ा होने से रोकें, उसको डिस्क्वालीफाई आप कर दें, ताकि इमरान खान इस इलेक्शन में खड़ा ना हो सके। और इमरान खान की दूसरी तरफ से कोशिश है कि मैं हर तरह से, अगर खुद भी नहीं खड़ा हो रहा तो मैं इस इलेक्शन की पूरी कैंपेन को मैं लेकर आगे चलूं, और पाकिस्तान में इलेक्शन हो सकें जैसे कैसे भी वो इलेक्शन होते हैं। सारी गेम ही ये है। और जब आप इस गेम को जहन में रखते हैं तो फिर ये देखिए कि 150 केसेस बनाना, उसके बाद इमरान खान को मजबूर करना कि उसे अपनी चेयरमैनशिप किसी और के हवाले करनी पड़े, इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि नवाज शरीफ को वापस लाना, उसके केसेस खत्म करना, इलेक्शन अलायंसेस बनाना, ये सारे जलसे वगैरह करना, जो कुछ भी किया गया है, पूरी तहरीक इंसाफ को गिरफ्तार कर लेना, इसके बावजूद जो पावर्स दैट मैटर उनको अभी भी समझ नहीं आ रही, उनको अभी भी एतमाद नहीं हो पा रहा कि वो इलेक्शन में अपनी मर्जी के नताइज हासिल कर पाएंगे। ये बॉटम लाइन है। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती।